बीएड सेकेंड ईयर, विषय शिक्षण संस्कृत का शिक्षण शास्त्र। और हम बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों। पाठ्यक्रम के उद्देश्य हम लोगों ने देखे थे, ज्ञान है, कौशल है, अभिवृत्ति है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के जो आधार होते हैं उनके बारे में। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार मतलब कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, तो बनाएंगे तो उस पाठ्यक्रम को किस आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वो आधार कौन कौन से होंगे जिनके आधार पर पाठ्यक्रम को निर्माण होगा। तो हम देखते हैं पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार, दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, नेक्स्ट है सामाजिक आधार, तीसरा राजनैतिक आधार, राजनैतिक आधार, और लास्ट है सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार। तो हम बात करते हैं किस रूप में पाठ्यक्रम में यह आधारों को माना जाएगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि जो संस्कृत का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो किसी भी कक्षा के ले सकता है वो, लेकिन जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो दार्शनिक, दर्शन से संबंधित जो पाठ्यक्रम का निर्माण है दर्शन पर आधारित होना चाहिए। वहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो दार्शनिक शिक्षा क्या कहती है, उस समय शिक्षा क्या थी और वर्तमान में शिक्षा के अंतर्गत किन किन चीजों को दर्शन के हिसाब से लेना चाहिए, तो वो दार्शनिक आधार कहलाएंगे। दार्शनिक फिर है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत मनोविज्ञान को आधार मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो जैसे हमने देखा था कि सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे, तो बात की थी कि छात्र और अध्यापक के हित को ध्यान में रखकर सिद्धांत बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो वो सिद्धांत उनके हित को कैसे ध्यान रखेंगे, तो मनोविज्ञान मतलब कि जो मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रयोग द्वारा किसी भी कार्य को करके फिर उसका पता लगाया जाता है कि भी ये इस कार्य से ये कार्य कहाँ तक सही सिद्ध है। तो मनोविज्ञान का ये आधार होता है। तो वहीं पर हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जहाँ सिद्धांतों की बात करते हैं तो अध्यापक और छात्र के हित का ध्यान रखा जाता है, वहीं पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए मनोवैज्ञानिक आधार को माना जाए, जिससे कि बालक की जो मानसिक स्थिति है, अध्यापक की मानसिक स्थिति है, उसको आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। फिर बात हम करते हैं सामाजिक की। तो सामाजिक आधार मतलब कि बालक है वो समाज का अंग है, तो समाज में जो स्थितियां हैं, समाज की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समाज के रीति रिवाज है उनको ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर है राजनैतिक आधार मतलब कि राजनीति से संबंधित, मतलब कि ये जो पाठ्यक्रम है वो बालकों के राजनीति मतलब कि जो शासन जो चल रहा है उसके अंतर्गत उनकी कर्तव्य है, अधिकार है, उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं वगैरह है उनको आधार मानकर बालक को इस पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाए। मतलब कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है राजनीतिक आधार को मानकर भी किया जाए। फिर है सांस्कृतिक आधार। संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, संस्कृति संबंधित जो नैतिक गुण है, आदर्श हैं, उनको हम पाठ्यक्रम में समाहित करेंगे, तभी तो बालक इन गुणों का, बालक के अंतर्गत इन गुणों का विकास होगा। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो सांस्कृतिक आधार को मानते हुए भी किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्न आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत।
पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यक्रम का निर्माण है, पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाए, पाठ्यक्रम को जब बनाया जाए तो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि भाई निर्माण संस्कृत शिक्षण का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है जब वो बनाया जाए तो एक जो बनाने वाले हैं वो किन किन सिद्धांतों को मानते हुए या उनको आधार मानकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो पहला है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत मतलब कि जो ये पाठ्यक्रम है वो कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए बनाया जाएगा। तो उसके अंतर्गत है भाषा और साहित्य। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो संस्कृत की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भाषा मतलब कि संस्कृत भाषा से संबंधित और साहित्य जो लिखा गया है प्राचीन समय में और वर्तमान में, ठीक है, उससे संबंधित। तो यहाँ पर हमको दोनों की बात करनी होती है। तो भाषा और साहित्य दोनों को ध्यान में रखते हुए भाषा और साहित्य की पूर्ति करता हो, भाषा और साहित्य दोनों को बताता हो, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारण करना है। मतलब कि भाषा और साहित्य से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति वो पाठ्यक्रम को करनी चाहिए। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो इनकी पूर्ति करता हो। फिर नेक्स्ट है उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही विषय सामग्री का चयन। मतलब कि हम अगर बात करें उद्देश्य की तो अगर हम क्या ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 के लिए और कक्षा 8वीं के लिए वही उद्देश्य होंगे संस्कृत के, तो नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत कक्षा 1 में जो स्तर है वो थोड़ा निम्न स्तर होगा और कक्षा अगर हम 8 या 10 की बात करते हैं तो वो उच्च स्तर की जो शिक्षण कार्य संस्कृत का होगा। तो हम यहाँ पर जो विषय सामग्री का चयन करेंगे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, मैंने पर्टिकुलर कोई कक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बताया आपको, मैं बात कर रही हूँ संस्कृत का पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पर विषय सामग्री का जो चयन है उस उद्देश्य को ध्यान में रखना। मतलब कि हमको अगर कक्षा 1 का पाठ्यक्रम बनाना है तो उसमें विषय सामग्री कक्षा 1 की ही होनी चाहिए। वो कक्षा 1 के बालकों से संबंधित जो उद्देश्य है उनकी ही पूर्ति करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण के आधार पर शिक्षण कार्य। मतलब कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, है ना, तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कार्य के बारे में बताया जाए कि हमने उद्देश्य निर्धारित किए कि कक्षा 1 का बालक है वो संस्कृत से संबंधित जो भी स्वर व्यंजन वगैरह है वो उनका ज्ञान प्राप्त करेगा। तो शिक्षण कार्य में मतलब कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को एक संस्कृत की किताब दी जाएगी, ठीक है, एक बुक होगी, उसमें सिलेबस लिखा होगा। तो वो सिलेबस इस उन बच्चों के शिक्षण कार्य में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो विविध दृष्टिकोणों को अपनाते हुए होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों को होना चाहिए। तो उसमें क्या है, शिक्षा, विविधता कैसे दिख जाएगी, शिक्षा, संस्कृति सबकी अलग अलग होती है। तो शिक्षा, संस्कृति, समाज, धर्म,
पर्यावरण आदि से संबंधित विषय सामग्री पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अब विविधता, पाठ्यक्रम में विविधता कैसे आएगी? तो शिक्षा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित मतलब वही किस कक्षा के लिए किस प्रकार की शिक्षा होगी, किस प्रकार का शिक्षण कार्य होगा। फिर संस्कृति, तो विभिन्न संस्कृति को आधार मानते हुए पाठों को रखना। समाज है तो समाज से जुड़े हुए रीति रिवाज है। धर्म है तो धर्मों के बारे में बताना। पर्यावरण है जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो पाठ होते हैं, विषय सामग्री होती है, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है इसी में व्यक्तिगत विभिन्नता और आवश्यकताओं का ध्यान। व्यक्तिगत, क्योंकि विभिन्नता की बात हो रही है यहाँ पर, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होती है? तो सभी एक कक्षा में जो सभी बालक पढ़ रहे हैं तो सभी का आईक्यू लेवल एक समान होता है, ऐसा नहीं होता है। हम बात करते हैं औसत की, कि जो बालक मतलब कि जो कक्षा की औसत स्थिति होती है उसी को आधार मानकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, तो वहां पर भी कक्षा के जो आईक्यू लेवल से संबंधित है, जो रिसर्च वगैरह हो रही है, उन्हीं को आधार मानकर औसत जो लिया जाता है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि बालक में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हो सकती है, और आवश्यकता है कि मतलब कि बालक कितना किस समय कितना मतलब कि अचीव कर रहा है, उससे संबंधित जो आवश्यकता है कि भाई अगर जो बच्चा सीख रहा है तो हम उसे मोटिवेट करेंगे और अच्छा सिखाने के प्रयास करेंगे। तो पाठ्यक्रम में भी हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ पाठ तो कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं। मतलब कि जो सरल और सामान्य है तो वो अगर मंदबुद्धि बालक से वो कार्य उनसे वो पाठ उनको सिखाया जाए तो वो सीख जाएंगे, लेकिन जो कठिन पाठ है तो मंदबुद्धि बालक है उसको धीरे धीरे सीखते हैं और कहीं पर तो वो सीख भी नहीं पाते हैं। तो यदि अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसके लिए भी तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विविधता होनी चाहिए। तो वो विविधता कैसे होगी? जो प्रतिभाशाली बालक है तो वो कठिन पाठों को भी आसानी से सीख जाते हैं। तो इसीलिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो विभिन्नता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब है रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। तीसरा है हमारा रुचि का सिद्धांत। अब रुचि, किसकी रुचि? इसकी रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की रुचि को जो विषय सामग्री का चयन किया जाए तो वो रुचिकर विषय सामग्री होनी चाहिए। तो रुचिकर विषय सामग्री, रुचिकर विषय सामग्री का चयन, मतलब कि जिससे कि अगर रुचिकर विषय सामग्री का चयन पाठ्यक्रम में किया जाएगा तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी रुचि से उस पाठ्यक्रम को सीखने की प्रयास करेंगे या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो रुचिकर विषय सामग्री का चयन। फिर है अवस्थाओं के आधार पर, रुचियों की अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर रुचियों का ध्यान। क्योंकि यहाँ पर तो हमें विषय सामग्री का चयन किया था रुचि के आधार पर, यहाँ पर हम अवस्थाओं के आधार पर रुचियों का ध्यान। मतलब कि बच्चों की अवस्थाएं, मतलब कि बाल्यावस्था है, ठीक है, तो
लिया जाए या फिर पाठ्य से संबंधित जो पाठ को रुचिकर बनाने संबंधित गतिविधियां हैं उनका समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्रियाशीलता मतलब क्रियाशील रहना। जिस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहे, पाठ्यक्रम में निर्माण में उन बातों को ध्यान में रखा जाए, पाठ्य वस्तु से संबंधित उन बातों को ध्यान में रखा जाए, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की जो क्रिया है, जो क्रिएटिविटी है, उनको भी पाठ्यक्रम में नियुक्त किया जाए, जिससे कि बालकों में और अध्यापकों में क्रियाशीलता बनी रहे। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम जो है, पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो, सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सुनेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भोजन मंत्र, ठीक है। अब भोजन मंत्र पाठ्य वस्तु में दिया गया है, भोजन मंत्र बच्चों को सिखाना है, तो उसका व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? तो एक अध्यापक यदि लंच टाइम में मतलब कि बालकों को वही मंत्र बुलवाए, कक्षा में तो उसने पढ़ा दिया, लेकिन जब लंच टाइम हो वही मंत्र उनको बच्चों को सिखाया जाए, तो वो मंत्र बालक खुद सीख लेंगे, वो अपने व्यवहार में ले लेंगे, और घर पर भी यदि वो भोजन करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो वो मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो अगर पाठ्यक्रम में इस बात को ध्यान में रखकर बताया जाए कि अगर यदि कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है तो स्वयं क्रियाशील रहते हुए उस भोजन मंत्र को स्वयं बोले और बच्चों से बुलवाए, तो ये चीज व्यवहार में आ जाएगी। तो कोई भी कंटेंट है, तो मैंने उदाहरण दिया है, कोई भी पाठ्य वस्तु है, उसमें सिद्धांतों के द्वारा तो समझाया ही जाएगा, लेकिन उसको व्यवहार में कहाँ उपयोग में लाना है, ये चीज बच्चों को बता दी जाएगी, तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो पाठ्यक्रम में ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम में पद्य पाठ, गद्य पाठ, नाटकांश, विचार विमर्श, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में सुलेख है, श्रुतलेख है, श्रुतलेख, अंत्याक्षरी, वाद विवाद, आदि क्रियाओं को समावेश, आदि क्रियाओं का समावेश किया जाए। अब जब हम बात कर रहे हैं क्रियाशीलता की, तो हमने बात करी सैद्धांतिक ना हो व्यवहारिक हो, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत पद्य पाठ, गद्य पाठ, पद्य ये जो कविता वगैरह श्लोक वगैरह होते हैं वो पद्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य के अंतर्गत जो भी किसी भी प्रकार के जो पाठ होते हैं गद्य से संबंधित, जिनमें गद्यांश के आधार पर बताया जाता है। फिर है नाटकांश, मतलब नाटकों के अंश,
सिखा सकेगा या फिर पाठ्यक्रम को व्यवहारिक रूप में वो बता सकेगा। नेक्स्ट है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। जीवन से संबंधता का सिद्धांत, आज का जो सिद्धांत है वो है जीवन से संबंधता का सिद्धांत। अब जीवन से संबंधता मतलब कि जो वास्तविक जीवन है पाठ्यक्रम के अंतर्गत उससे संबंधित चीजों को लिया जाए। तो उससे संबंधित हम देखते हैं तत्परता, मतलब कि किसी भी चीज के लिए तत्पर रहना, मतलब कि किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहना। अब शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है पाठ्यक्रम में, तो एक अध्यापक कहाँ ध्यान रखेगा, शिक्षण कार्य के प्रति तत्पर होगा। विद्यार्थी हैं तो अधिगम के लिए तत्पर होंगे। तो थॉर्नडाइक का जो नियम है उसके आधार पर तत्परता को ध्यान में रखा जाए। फिर है प्रभाव, मतलब कि किसी भी चीज का अध्यापक है उसका शिक्षण का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ना चाहिए, और विद्यार्थियों का जो शिक्षण कार्य है, विद्यार्थी जो अधिगम कर रहे हैं वो भी प्रभावपूर्ण होना चाहिए कि वो प्रभाव से सीखें। क्योंकि टीचर है तो वो शिक्षण करवाएगा और विद्यार्थी वो अधिगम करेंगे, तो वो दोनों में प्रभावपूर्णता होनी चाहिए। फिर है अभ्यास, ठीक है, तो अभ्यास को भी अपनाएं, मतलब कि जो कार्य करवाया गया है उसके आधार पर बालक और किस प्रकार उस कार्य को कर सकते हैं, या फिर जो चीज हमने सिखाई है बालक उसे किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इनके आधार पर अभ्यास भी करवाया जा सकता है। तो इन चीजों का तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। और संस्कृत जैसा जो कठिन विषय है, संस्कृत है, हर कोई बालक आसानी से नहीं सीख पाता है। तो संस्कृत की मातृभाषा नहीं है, इसीलिए बालक उसको आसानी से नहीं सीखते हैं, समय लगता है सीखने में। तो आवृत्ति यानी कि बार बार किसी चीज का होना। तो कक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन चीजों, मतलब कि कुछ शब्दार्थ मान लो तो इस पाठ में भी दिए गए हैं और नेक्स्ट पाठ में भी उन शब्दार्थों को, मतलब उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ मैं। तो पाठ्यक्रम में तो हम यही निर्धारित करेंगे ना कि जो अगर पाठ्य वस्तु की बात करें तो शब्दार्थ है, पाठ है। तो छोटी कक्षा में हमने देखा होगा कि हम किसी पाठ का छोटा रूप छोटी कक्षा में पढ़ते थे और उसी का जो बड़ा रूप है हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, मतलब विस्तारित रूप। अगर हमने गाय पर निबंध जो छोटी कक्षा में याद किया है तो हम 10 लाइन या 5 लाइन का पढ़ते थे। फिर अगर हम छोटी कक्षा में आते थे तो उसको एक गद्यांश के रूप में हमने पढ़ा। फिर जब हम बड़ी कक्षा में आए तो हमने उसकी रूपरेखा तैयार करी, प्रस्तावना है, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उनके आधार पर निबंध को पढ़ा। तो उसी प्रकार से आवृत्ति होनी चाहिए, मतलब कि वही चीज बार बार बच्चों को सिखाई जानी चाहिए ताकि जो ज्ञान है वो बालकों के अंतर्गत स्थायी हो सके। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अब अभ्यास के सिद्धांत की हम जहाँ बात करते हैं तो बात करिए आवृत्ति, बार बार वो चीज करवाई जानी चाहिए और बालकों को भी गृह कार्य के रूप में, अगर हो सके समय है तो कक्षा में कक्षा कार्य के रूप में अभ्यास प्रश्न दिए जाने चाहिए, उनसे अनुकरण भी करवाना चाहिए, जिससे कि बालक उस जो पाठ्य सामग्री है उसको अच्छी तरह से अभ्यास करके सीख सके। तो पाठ्यक्रम में यदि अभ्यास के नियम को अगर फॉलो किया जाएगा तो बच्चे भी अभ्यास करने में उनको भी सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर अभ्यास के, अगर मान लो पाठ्यक्रम में अभ्यास संबंधित कुछ चीज नहीं होती है और यदि अगर शिक्षक दे रहा है तो जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी बच्चों को अभ्यास नहीं करवाते हैं। वो भी कहते हैं कि ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, ये बच्चों को क्यों दिया जा रहा है। और अगर यदि कक्षा में अगर टीचर करवाता है तो प्रधानाचार्य उनके खिलाफ बोलते हैं
सिद्धांत है। और अंत में आप लोग लिखेंगे गृहकारी प्रश्न। गृहकारी प्रश्न पाठ्यक्रम का निर्माण किन आधार पर, किन किन आधारों पर किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाना चाहिए तथा उनमें किन सिद्धांतों को, किन किन सिद्धांतों को लिया जाना चाहिए। मतलब कि हमें पाठ्यक्रम निर्माण, संस्कृत जो पाठ्यक्रम मैंने आपको जो बताया है उसी के बारे में, पाठ्यक्रम का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाना चाहिए तथा उनमें किन किन सिद्धांतों को लिया जाना चाहिए, अपनाना चाहिए। और अंत में ये जो प्रश्न आपको गृहकार्य के रूप में मैंने लिखवाया है, आवश्यक रूप से अपने उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। यदि सार्वजनिक स्थलों पर आप जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।